नमस्ते। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पर बात करने वाले हैं वो सिर्फ एक चर्चा नहीं है, बल्कि हमारे समय की सबसे बड़ी चुनौती है। और सच कहूं तो ये एक बहुत ही बड़े और जरूरी बदलाव की कहानी भी है। हम बात कर रहे हैं क्लाइमेट चेंज यानी जलवायु परिवर्तन से निपटने की, और कैसे भारत अपनी ऊर्जा के लिए पूरी तरह से आत्मनिर्भर होने की ओर कदम बढ़ा रहा है। देखिए, आज की तारीख में हमारी पूरी दुनिया मुख्य रूप से कोयला, पेट्रोल और प्राकृतिक गैस जैसे पारंपरिक ईंधनों पर टिकी हुई है। जब हम इन ईंधनों को जलाते हैं तो बहुत भारी मात्रा में ग्रीन हाउस गैसें निकलती हैं, और यही वो कड़वी सच्चाई है जो हमारे पर्यावरण को धीरे धीरे एक बहुत बड़े संकट की तरफ धकेल रही है। तो चलिए इस पूरे मामले की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि ये सब आखिर काम कैसे करता है। अब जरा एक बहुत ही आम सी बात पर गौर करते हैं। हम और आप रोज गाड़ियां चलाते हैं, राइट? लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी गाड़ी में जलने वाला सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल कितनी कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पैदा करता है? ये आंकड़ा सच में चौंकाने वाला है। सिर्फ 1 लीटर पेट्रोल से लगभग 2.3 किलोग्राम CO2 हमारे वायुमंडल में घुल जाती है। सोचिए, इसी तरह बड़े बड़े कारखानों और पावर प्लांट्स में जलने वाला कोयला भी प्रदूषण के सबसे बड़े विलन्स में से एक है। जब कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिलते हैं तो वो CO2 और बहुत सारी गर्मी पैदा करते हैं। अब हवा में जितनी ज्यादा CO2 होगी, उतनी ही ज्यादा गर्मी हमारी धरती के अंदर कैद होती जाएगी। लेकिन ठहरिए, कहानी सिर्फ CO2 पर ही खत्म नहीं होती। मीथेन लीकेज यानी मीथेन गैस का रिसाव एक और बहुत बड़ा और गंभीर खतरा है। हमारी प्राकृतिक गैस में सबसे ज्यादा मीथेन यानी CH4 ही होती है। जब तेल के कुओं, गैस की बड़ी बड़ी पाइपलाइनों या रिफाइनरियों से ये मीथेन लीक होती है तो ये पर्यावरण के लिए बेहद खतरनाक साबित होती है। पता है क्यों? क्योंकि अगर हम शॉर्ट टर्म या कम समय की बात करें तो मीथेन गैस CO2 के मुकाबले कहीं ज्यादा गर्मी सोखती है और उसे वायुमंडल में ही रोक लेती है। असल में ये सारी गैसें मिलकर हमारी पृथ्वी के चारों ओर एक घुटन भरे मोटे कंबल की तरह काम करने लगती हैं, जो धरती की गर्मी को बाहर स्पेस में जाने ही नहीं देता। तो ये पूरा चक्र काम कैसे करता है? बहुत सीधा सा गणित है। ये एक लगातार चलने वाली चेन रिएक्शन है। एक तरफ हमारे सोर्स या स्रोत हैं, जैसे कोयला या पेट्रोल। दूसरी तरफ इनकी प्रक्रिया है, यानी इनका जलना और हवा में CO2 का निकलना, जिससे गर्मी कैद हो जाती है। और सबसे आखिर में आते हैं इसके खतरनाक नतीजे। पृथ्वी का तापमान बढ़ने का सीधा और भयानक असर हमारे पर्यावरण पर पड़ता है। इस बढ़ती गर्मी के कारण बड़े बड़े ग्लेशियर पिघल रहे हैं और भयंकर सूखा पड़ रहा है। और ध्यान रहे, ये कोई भविष्य की चेतावनी नहीं है जो कल होने वाली है, बल्कि ये वो सच्चाई है जो इस वक्त इसी पल हमारे आसपास घट रही है। अब जरा देखते हैं कि इस ग्लोबल वार्मिंग का हमारे देश भारत पर कितना गंभीर असर पड़ रहा है। हम इस वक्त कई विनाशकारी परिणामों का सामना कर रहे हैं। आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि गर्मियां अब पहले से कहीं ज्यादा कठोर और जानलेवा हो गई हैं। हिमालय के ग्लेशियर्स, जो हमारी नदियों की जान हैं, वो तेजी से पिघल रहे हैं। इसके साथ ही मॉनसून का मिजाज इतना बिगड़ गया है कि कहीं भयंकर बाढ़ आ रही है तो कहीं चक्रवाती तूफान सब कुछ तबाह कर रहे हैं। इन सब का सीधा असर हमारी खेती पर पड़ रहा है। फसलों की पैदावार कम हो रही है और पानी की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। और अगर हेल्थ की बात करें तो खराब हवा के कारण अस्थमा और हीट स्ट्रोक के मामलों में बहुत बड़ा उछाल आया है। ये स्थिति सच में अलार्मिंग है। लेकिन कहते हैं ना कि हर घने अंधेरे के बाद एक नई सुबह जरूर होती है। प्रदूषण और विनाश की इस घुटन से बाहर निकलने का सिर्फ एक ही पक्का रास्ता है, और वो है ऊर्जा स्वतंत्रता, एनर्जी इंडिपेंडेंस। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। ऊर्जा के मामले में पूरी तरह आत्मनिर्भर होने के लिए और जीवाश्म ईंधन की इस पुरानी जंजीर को तोड़ने के लिए आखिर हमें कितनी पावर या शक्ति की जरूरत है? तो चलिए इस चुनौती को एक बड़े मौके के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं हमारे क्लीन एनर्जी आर्सेनल की, यानी स्वच्छ ऊर्जा के उस शस्त्रागार की जिसके दम पर हम ये लड़ाई जीतने वाले हैं। इस इतने बड़े राष्ट्रीय बदलाव को मुमकिन बनाने के लिए हमें एकदम आधुनिक तकनीकों और नए हथियारों की जरूरत है। इस स्वच्छ ऊर्जा के शस्त्रागार में हमारे पास कई कमाल की तकनीकें मौजूद हैं। सबसे आगे हैं सोलर एनर्जी और हवा से चलने वाले विंड टर्बाइन्स, जो इस बदलाव की रीढ़ हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिक गाड़ियां सड़कों पर पेट्रोल डीजल की खपत को तेजी से कम कर सकती हैं।
जो हमारे भारी उद्योग हैं, जैसे स्टील और फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्रियां, उनके लिए ग्रीन हाइड्रोजन एक गेम चेंजर साबित होने वाला है, क्योंकि ये बिना कोई धुआं किए अपना काम करता है। और हाँ, एनर्जी एफिशिएंसी को तो हम बिल्कुल नहीं भूल सकते। घर में एलईडी बल्ब लगाना, बेहतर इंसुलेशन करना और मेट्रो रेल जैसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज्यादा इस्तेमाल करना। जब ये सारी तकनीकें एक साथ मिलती हैं तो उत्सर्जन में भारी कटौती होती है, और वो भी बिना किसी धुएं के। और सबसे अच्छी बात क्या है पता है? कुदरत ने हमें इन संसाधनों से भरपूर नवाजा है। भारत में सोलर और विंड एनर्जी की अपार संभावनाएं हैं। हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों में साल भर बढ़िया तेज धूप खिली रहती है। इससे सोलर पावर बनाना बहुत आसान हो जाता है, और एक बार पैनल लग जाए तो फिर बिजली लगभग फ्री सी हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हवा की बात करें तो गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु और कर्नाटक जैसे राज्यों में हवा की स्पीड बहुत तेज होती है। खासकर हमारे समुद्री तटों पर विंडमिल्स लगाने की जबरदस्त क्षमता है। तो मतलब लद्दाख की तेज धूप से लेकर तमिलनाडु के समुद्री तटों की तेज हवाओं तक हमारे पास वो सब कुछ है जो हमें चाहिए। लेकिन अब मेन सवाल ये आता है कि भविष्य में हमें आखिर कितनी बिजली चाहिए होगी। जब आप भविष्य की इस डिमांड को देखेंगे तो ये नंबर आपको हैरान कर देगा। 2047 तक भारत की कुल सालाना बिजली की मांग 4000 से 5000 टेरावाट घंटे को पार करने की उम्मीद है। ये सच में एक बहुत बड़ा नंबर है। और इतनी बिजली चाहिए क्यों? क्योंकि हमारी आबादी बढ़ रही है, इंडस्ट्रीज तेजी से फैल रही हैं, हर जगह एयर कंडीशनर लग रहे हैं, लोग तेजी से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीद रहे हैं, और देश का डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो बढ़ रहा है। इतनी बड़ी डिमांड को पूरा करना और साथ ही आत्मनिर्भर बने रहना वाकई एक बहुत ही महत्वाकांक्षी लक्ष्य है। इस विशाल मांग को पूरा करने के लिए हमें सोलर कैपेसिटी को बहुत बहुत बड़े पैमाने पर बढ़ाना होगा। एक अनुमान के मुताबिक भारत को लगभग 1500 से 2000 गीगावाट सोलर एनर्जी क्षमता की जरूरत पड़ने वाली है। ये लक्ष्य कितना बड़ा है, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि आज हमारे पास जो सोलर कैपेसिटी है वो इस फाइनल टारगेट का बस एक बहुत छोटा सा हिस्सा है। राजस्थान, गुजरात और लद्दाख के विशाल खुले मैदानों में लगने वाले बड़े बड़े सोलर पार्क ही हमें इस मंजिल तक पहुंचा सकते हैं। और सिर्फ सूरज की रोशनी ही काफी नहीं होगी, हमें पवन ऊर्जा यानी विंड एनर्जी का भी भारी विस्तार करना होगा। इसके लिए लगभग 500 से 700 गीगावाट पवन क्षमता की आवश्यकता होगी। इसके लिए हमें सिर्फ जमीन पर ही नहीं बल्कि समंदर के अंदर भी जाना होगा। गुजरात और तमिलनाडु के तटों के साथ साथ ऑफशोर पवन ऊर्जा और हाई स्पीड विंड कॉरिडोर बनाने होंगे। इस स्केल पर निर्माण कार्य की सिर्फ कल्पना करना ही अपने आप में एक जबरदस्त फीलिंग देता है। पर यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल सी चुनौती भी है, जिसे हम इंटरमिटेंसी कहते हैं, मतलब बिजली का रुक रुक कर मिलना। जाहिर है, सूरज रात में तो चमकता नहीं और मॉनसून में बादलों के कारण धूप भी कम हो जाती है। इसी तरह हवा भी 24 घंटे एक जैसी स्पीड से नहीं चलती। तो फिर ऐसे में क्या होगा? इसीलिए हमें इस भारी मात्रा की ऊर्जा को स्टोर करने के लिए तगड़े बैकअप की जरूरत है। इसके लिए बड़े बैटरी स्टोरेज, पानी का इस्तेमाल करने वाली पम्प्ड हाइड्रो तकनीक, स्मार्ट ग्रिड्स, न्यूक्लियर पावर का स्थिर बैकअप और ग्रीन हाइड्रोजन को स्टोर करने जैसी तकनीकें चाहिए होंगी। यही वो चीजें हैं जो ये पक्का करेंगी कि जब मौसम हमारा साथ ना दे तब भी हमारे घरों की बत्तियां गुल न हों। अब आते हैं हमारी ताकतों और हमारे सामने खड़ी बाधाओं पर। देखिए, ऊर्जा के क्षेत्र में इतना बड़ा बदलाव लाना कोई आसान काम नहीं है। इसमें हमारे पास कुछ बहुत बड़े नेचुरल एडवांटेजेस हैं तो कुछ बहुत ही कड़े चैलेंज भी हैं। इस पूरी तस्वीर के दो पहलू हैं। एक तरफ हमारी ताकतें हैं, सूरज की भरपूर रोशनी, इतनी लंबी तटरेखा, तेजी से बढ़ता हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और हाँ, सोलर पैनल की लगातार गिरती कीमतें। ये सब भारत को रिन्यूएबल एनर्जी में ग्लोबल लीडर बना सकते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ जमीनी हकीकतें हैं जिन्हें हम इग्नोर नहीं कर सकते। इतने बड़े बड़े सोलर फार्म बनाने के लिए बहुत विशाल जमीन की जरूरत है। बड़े बैटरी स्टोरेज आज भी काफी महंगे हैं। अलग अलग राज्यों के बीच बिजली पहुंचाने के लिए हमारे ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर को और मजबूत करना होगा। और सबसे बड़ी बात, 24 घंटे स्थिर बिजली के लिए आज भी हम बहुत हद तक कोयले पर ही टिके हुए हैं। लेकिन हमारा अल्टीमेट गोल एक ऐसे भविष्य का निर्माण करना है जो पूरी तरह से साफ और उज्जवल हो।
भविष्य का हमारा एनर्जी मिक्स कुछ ऐसा दिखना चाहिए जिसमें सोलर, विंड, हाइड्रो, परमाणु ऊर्जा, बैटरी स्टोरेज और ग्रीन हाइड्रोजन सब एक बेहतरीन बैलेंस में हो। हमारा मकसद एक ऐसा इकोसिस्टम तैयार करना है जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो और कोयले या तेल जैसे भारी प्रदूषण फैलाने वाले ईंधनों पर से हमारी निर्भरता हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। और अगर हम ये सब करने में कामयाब हो गए तो इसके फायदे सिर्फ हमारे पर्यावरण तक ही सीमित नहीं रहेंगे, ये एक पूरा का पूरा बदलाव होगा। सोचिए, जब जीवाश्म ईंधन जलना कम होगा तो हवा साफ होगी, प्रदूषण घटेगा और हमारी आपकी सेहत में गजब का सुधार आएगा। इसके अलावा नई टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग की वजह से देश में लाखों नई नौकरियां पैदा होंगी। और सबसे ज़रूरी बात, बाहर के देशों से जो हम इतना सारा तेल खरीदते हैं उसमें भारी कमी आएगी, जिससे हमारे देश की एनर्जी सिक्योरिटी कई गुना बढ़ जाएगी। तो चलिए आज के इस चर्चा को एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात के साथ खत्म करते हैं। कहा जाता है कि जो देश अपनी ऊर्जा खुद बनाते हैं उन्हें तेल खरीदने के लिए अपनी विदेशी मुद्रा बाहर नहीं भेजनी पड़ती, जिससे समय के साथ उनकी अर्थव्यवस्था और उनकी अपनी करेंसी बहुत मजबूत हो जाती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि ऊर्जा की आज़ादी सिर्फ हमारे आसमान को ही नीला और साफ नहीं करेगी, बल्कि ये एक बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था की नींव रखेगी और हमारे भारतीय रुपए को भी ताकतवर बनाएगी। पर्यावरण और हमारी इकोनॉमी दोनों का भविष्य असल में एक ही धागे से बंधा हुआ है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमें पूरी उम्मीद है कि ये जानकारी आपके लिए दिलचस्प और काम की रही होगी।